बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ये देखेंगे कि मैथमेटिकल एनालिसिस के अंदर जो हमारे नॉन रिकर्सिव एल्गोरिदम्स हैं, इनका हम एनालिसिस कैसे परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे, उन प्रॉब्लम्स का फिर हम एल्गोरिदम डिज़ाइन करेंगे। जब हम ये एल्गोरिदम डिज़ाइन कर लेंगे उसके बाद हमने इसका एनालिसिस परफॉर्म करना है। तो आज हम 2-3 एग्जांपल्स लेंगे। उन एग्जांपल्स को सॉल्व करने के लिए हम एल्गोरिदम राइट करेंगे, फिर हम इन एल्गोरिदम का एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। तो आज की हमारी जो अप्रोच ये होगी कि हमने सबसे पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना होगा, फिर हम इसका एल्गोरिदम डिज़ाइन करेंगे और एट द एंड हम इसका एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो एग्जांपल 1 क्या है। तो एग्जांपल 1 के अंदर हमने इस प्रॉब्लम के अंदर हमें कोई गिवन नंबर्स होंगे किसी अरे के अंदर। तो हमें अरे के अंदर कुछ नंबर्स गिवन है, हमने क्या करना है, इनमें से जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो फाइंड करना है। और हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या नंबर राइट है, इधर क्या नंबर राइट है, तो अरे के इन इंडेक्स के ऊपर क्या नंबर्स जो हैं वो राइट हुए हैं। हमने इनमें से ये फाइंड करना है कि सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। अब कंपैरिजन किस तरह से करेंगे, सोल्यूशन इसका ये होगा कि हम फर्स्ट एलिमेंट को अज्यूम करेंगे ये बड़ा नंबर है, इसको सेकंड से कंपेयर करेंगे। अगर ये बड़ा हुआ तो हम कह देंगे ये बड़ा है, अगर नहीं है तो हम नेक्स्ट से इसको कंपैरिजन करते चले जाएंगे। तो ये हमने कंपेयर लास्ट तक करना है। जब हम लास्ट तक जाएंगे तो इसमें से जो भी हमें बड़ा एलिमेंट नज़र आएगा हम बता देंगे कि ये वाला हमारा जो एलिमेंट है ये सबसे बड़ा नंबर है। तो फर्स्ट हम इसका जो सूडो कोड है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको देखते हैं और देन हम इसका एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। तो ये इसका जो हमारे पास सलूशन है कि हमें जो भी गिवन अरे है, आप हमने क्या करना है कि उसके हमें जो इंडेक्स हैं वो दिए गए होंगे टोटल। अगर उनके n एलिमेंट हैं तो ये हमारी जो इंडेक्स इसका वेरी करेगा वो 0 से लेके n-1 तक वेरी करेगा। अब इसमें हमें जो रियल नंबर्स की इनपुट के तौर पे एक अरे है। हमारा जो टास्क ये है कि इसमें से हमने लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड करना है, और जब हम उसको फाइंड कर लेंगे तो हम उसको बता देंगे कि जो लार्जेस्ट जो एलिमेंट है गिवन इन अरे के अंदर उसकी हमारे पास वैल्यू क्या है। इसके लिए हम सबसे पहले एज्यूम ये करेंगे कि जो भी हमें गिवन अरे है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है ये सबसे बड़ा है। हमने ये एज्यूम करना है कि ये बड़ा है। फिर इसको हमने सेकंड से कंपेयर करना है। अगर तो सेकंड वाला बड़ा हुआ तो हमने फिर इसको कह देना है कि ये हमारे पास अभी तक हमारे पास ये बड़ा है, अदरवाइज़ जो हमारा 0 इंडेक्स पे एलिमेंट है ये बड़ा होगा। तो फिर जो भी हमारे पास अकॉर्डिंगली नेक्स्ट एलिमेंट आएगा उसको हमने कंपेयर करते जाना है। जो मैक्स वैल्यू है या मैक्सिमम हमने एलिमेंट सेलेक्ट किया हुआ है, और एट द एंड हमें जब हम इस अरे से यहाँ से लेके एंड तक पहुँच जाएंगे तो हमें वो एलिमेंट मिल जाएगा जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा। अब इसके अंदर हम जो काम करेंगे वो किस तरह से करेंगे, तो हमने एज्यूम किया है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है जो इंडेक्स 0 के ऊपर पड़ा हुआ है ये सबसे बड़ा एलिमेंट है। यहाँ पे जो एलिमेंट पड़ा है ये सबसे बड़ा एलिमेंट है। हमने इसको कंपेयर करना है नेक्स्ट एलिमेंट से, तो इसलिए हमने चूँकि ये इंडेक्स 0 पे पड़ा है तो इसको इंडेक्स 1 से कंपेयर करना है। तो इसलिए हमने ये जो लूप स्टार्ट की है ये हमने इंडेक्स जो है 1 से स्टार्ट की है। और कहाँ तक जाना है, क्योंकि हमारा जो लास्ट वाला इंडेक्स होता है वो n-1 तक होता है, तो हमने वहाँ तक इसके कंपैरिजन परफॉर्म करने हैं। अब जब हम कंपैरिजन कर रहे होंगे तो उसके अंदर हमने चेक करना है कि अगर जो हमने कंसीडर किया हुआ है मेन जिसको अभी तक हमने ढूंढा हुआ है कि ये बड़ा एलिमेंट है, उस वो जो करंट हमारा इंडेक्स है अगर उससे छोटा है, मीन जो करंट इंडेक्स पे नंबर है वो बड़ा है, तो हमने फिर क्या कह देना है कि जो करंट इंडेक्स के ऊपर नंबर पड़ा हुआ है ये हमारा मैक्सवेल नंबर है। और जब हम इस लूप में से पूरे गुजर जाएंगे एक दफ़ा तो हम लास्ट के ऊपर रिटर्न कर देंगे जो भी हमारा मैक्सिमम नंबर हुआ। तो इसको हम थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल के अंदर देख लेते हैं कि ये किस तरह से होगा। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर इस तरह से हैं कि 5, 7, 2 और मेरे पास 3 ये नंबर हैं। सबसे पहले हमने एज्यूम करना है ये बड़ा नंबर है, इसको हमने कंपेयर किया नेक्स्ट से तो ये वाला हमारे पास बड़ा नंबर है। फिर हमने चूँकि हमने बड़ा इसको अभी तक कंसीडर किया हुआ है तो इसको नेक्स्ट से कंपेयर किया तो बड़ा नंबर है, नेक्स्ट से किया तो इससे भी बड़ा है। तो जब हमने एट द एंड बता देना है कि ये जो इंडेक्स 1 के ऊपर हमारे पास नंबर पड़ा हुआ है, मीन अगर इसका नाम हमारे पास ए होता अरे का, और जो इंडेक्स 1 के ऊपर पड़ा हुआ है ये हमारे पास जो एलिमेंट है ये बड़ा एलिमेंट है। अगर हमने इसकी वैल्यू रीड करनी होती तो हम बता देते कि इसके अंदर जो हमारे पास नंबर 7 स्टोर हुआ है ये बड़ा एलिमेंट है। अब हमने इसका जो सलूशन है ये डिज़ाइन कर लिया है। अब हमने दूसरे पार्ट की तरफ आना है कि हमने इसका जो एनालिसिस है वो परफॉर्म करना है। तो एनालिसिस परफॉर्म
करने के अंदर हम ये देखते हैं कि अगर हमने ये सेट करना हो कि मैक्स वैल्यू तो हमने जो इंडेक्स 0 के ऊपर वैल्यू पड़ी हुई है ये असाइन करनी है। इस एरो का मतलब ये है कि आपने वैल्यू असाइन करनी है। तो हमने जब ये असाइन करनी है तो ये कांस्टेंट टाइम के अंदर हो जाएगा, तो ये ऑर्डर ऑफ 1 है। फिर हमारे पास चूँकि हमने लूप के अंदर काम करना है, हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन नहीं है, तो हमने ये स्टार्ट करना है कि आई की वैल्यू हमारी 1 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है, n-1 तक जा रही है। इसके अंदर हम ये कुछ कंपैरिजन्स कर रहे हैं, तो ये कंपैरिजन भी हम कहते हैं कि ये ऑर्डर ऑफ 1 के अंदर हो रहे हैं, मीन कांस्टेंट टाइम के अंदर हो रहे हैं। तो इसको अगर हम इन जनरल राइट करेंगे तो हम ये करेंगे कि आई स्टार्ट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 1 और अप टू वैल्यू ऑफ n-1 तक जाएगा, और इसके अंदर जो ऑपरेशन हो रहे हैं ये कांस्टेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो इसकी एक्सपेंशन का तरीकाकार ये होता है कि जो अपर लिमिट होती है इसमें से हमने लोअर जो है इसको माइनस करनी होती है और इसके अंदर एक ऐड करना होता है। तो जब हम ये परफॉर्म करते हैं तो हम ये देखते हैं -1 और 1 जो है आपस में कैंसिल हो जाता है और हमारे पास इसका जो रह जाता है ये ऑर्डर ऑफ n रह जाता है, चूँकि हमारे पास इसमें से जो वैल्यू आती है वो बचती है n-1 और हम ये जो -1 है इसको इग्नोर कर देते हैं। तो इन जनरल हम कहते हैं दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ 1। अच्छा, ये मैंने सबमिशन को कैसे एक्सपेंड किया तो इसको हम ज़रा देख लेते हैं कि अगर मेरे पास इस तरह से हो कि नीचे को वैल्यू दी गई हो, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आई की वैल्यू स्टार्ट हो रही है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एल और यहाँ तक यू तक जा रही है और यहाँ पे कोई कांस्टेंट ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो रहा है। अब इसके लिए हमने ये करना होता है कि हमने जो अपर लिमिट है u माइनस एल करना होता है और इसमें 1 ऐड कर देना होता है। इससे हमारा इसको एक्सपेंड करके हमारा जो आंसर है वो इससे हमें मिल जाता है। तो ये हमने देखा कि अगर हमने गिवन अरे के अंदर एलिमेंट को सर्च करना हो और ये जो हमारी अरे है ये सॉर्टेड नहीं है, मीन अनसॉर्टेड अरे है हमारी, इस केस के अंदर हमें जो टाइम लगता है दैट इज़ ऑर्डर ऑफ n टाइम हमारे पास आ गया। इसके और भी एल्गोरिथम्स हो सकते हैं कि इसके हम ट्रीज बना लें या बाकी चीज़ें, वो हम नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं उनमें डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल 2 के अंदर हमने ये चेक करना है कि सेम वही हमारे पास अरे है, लेकिन हमने ये चेक करना है कि जो भी वैल्यू यहाँ पे स्टोर हुई है, यहाँ पे किसी भी इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर हुई है, क्या वो रिपीट तो नहीं हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 2 स्टोर हुआ है तो 2 कहीं और नहीं होना चाहिए। तो हमने उसकी यूनिकनेस चेक करनी है या डिस्टिंक्ट जो एलिमेंट हैं इनको हमने चेक करना है। तो इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एल्गोरिथम राइट करते हैं। तो एल्गोरिथम के अंदर हमें जो गिवन एक अरे होगी, अरे उसी तरह जो इंडेक्स स्टार्ट होगा फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 0 और अप टू n-1 तक जाएगी। हमने ये चेक करना है कि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या वो यूनिक हैं कि नहीं है। इसके लिए हमें गिवन एक अरे जो है एज इनपुट आएगी। आउटपुट के तौर पे हम बताएंगे कि या तो वैल्यू हमारी ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी। ट्रू इस केस के अंदर आएगी कि अगर हमें उसके जो एलिमेंट हैं ये हमें डिस्टिंक्ट मिल जाते हैं, मीन हमारे जो एलिमेंट हैं अरे के अंदर नंबर्स पड़े हुए हैं ये रिपीट नहीं हो रहे हैं। मीन अगर यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है, 1 है, 7 है, 3 है, कोई नंबर जो है वो उसकी रेपिटेशन नहीं हो रही है, यूनिक एलिमेंट्स हैं। अगर हमें यूनिक एलिमेंट्स इस पूरी अरे के अंदर नहीं मिलते हैं, कोई भी हमारे पास नंबर जो है वो रिपीट हो जाता है, तो उस केस के अंदर हम फॉल्स रिटर्न कर देते हैं। अच्छा, एल्गोरिथम के अंदर जब हम एल्गोरिथम राइट करते हैं तो थोड़ी सी नोटेशन चेंज होती हैं। अगर हमने किसी चीज़ को वैल्यू साइन करनी है, मैंने आई को वैल्यू साइन करती है फॉर एग्जांपल 5, तो इसको राइट करने का तरीकाकार ये है। प्रोग्रामिंग के अंदर हम ये करते हैं कि आई = 5 लिख देते हैं। इसी तरह अगर हमने कंपैरिजन करना है, मैंने कंपेयर करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर a = b, क्या a और b की वैल्यू बराबर है या नहीं है, तो इस केस के अंदर हम a = b का हम कर देते हैं। लेकिन जब हम इसका सूडो कोड लिखते हैं तो सूडो कोड के अंदर हम सिर्फ एक ही दफ़ा इसको राइट करते हैं। तो इसके सोल्यूशंस की तरफ हम आगे आते हैं कि सोल्यूशन के अंदर हमने क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है और हमने इसको कहाँ तक लेके जाना है, इसको हमने n-2 तक लेके जाना है। मीन लास्ट वाला हमने एलिमेंट छोड़ देना है, यहाँ तक हमने इसको सबको चेक करना है। अब ये चेक करने, चूँकि हमने किसी भी एलिमेंट को चेक करना होता है उससे नेक्स्ट से चेक करना होता है, इसलिए हमने जो आउटर लूप है ये n-2 तक गई है। इसी तरह जो इनर लूप है, चूँकि हमने ये 0 से स्टार्ट किया तो सबसे पहला जो एलिमेंट कंपेयर होना है ये वाला होना है, तो इसीलिए हमने इसके अंदर जो है 1 ऐड किया है। नेक्स्ट टाइम अगर हमारे पास जो आई की वैल्यू 1 होती है तो 1 के केस के अंदर हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, जे को हमने 2 से स्टार्ट करना है। तो इसीलिए मैं हमारे पास जो है वो जे वैल्यू स्टार्ट हो रही है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ i+1 और अप टू जा रही है n-1 तक। अब इस केस के अंदर हमने करना कि हमने एलिमेंट्स को चेक करना है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है इसको हम सारे नंबर से चेक करेंगे। अगर ये किसी के बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि ये जो यूनिकनेस है इस अरे के अंदर नहीं है।
इसी तरह पे सेकंड नंबर लेंगे, उसको भी सबसे चेक करेंगे, थर्ड नंबर लेंगे, इसको भी सबसे चेक करेंगे, फोर्थ लेंगे, इसको बाकियों से चेक करेंगे। तो ये वाली हमने अप्रोच इसके अंदर यूज़ करनी है। अगर हमें कहीं पे मैच मिल जाता है तो हमने फॉल्स रिटर्न कर देना है। अगर हमें पूरी अरे के अंदर ये नहीं मिलता तो हमने इसके अंदर जो है वो ट्रू रिटर्न करना होगा। तो इसका हम एनालिसिस परफॉर्म करके देखते हैं कि इसका हम एनालिसिस अगर करेंगे तो किस तरह से होगा। तो हम चूँकि ये आउटर एक हमारे पास लूप है जिसकी वैल्यू आए, वैल्यू स्टार्ट हो रही है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 0 और अप टू जा रही है n-2 तक। जो हमारे पास इनर लूप है, इनर लूप की हम वैल्यू लेते हैं। तो इनर लूप जो है हमारी स्टार्ट हो रही है, हमारे पास जो j है, j स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ i + 1 और अप टू ये जा रहा है n-1 तक। और इसके अंदर कोई कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन जो है ये परफॉर्म हो रहा है। अब हम अगर इसको लिख लेते हैं, हम दोबारा से रीराइट कर लेते हैं। तो अगर हम इसको दोबारा से रीराइट करें तो हमारे पास ये बेसिकली आया था कि आई की वैल्यू स्टार्ट हो रही है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 0 और अप टू n-2 तक जा रही है। इसी तरह हमारे पास जे है, स्टार्ट हो रहा है i + 1 से और अप टू जा रहा है n-1 तक। और यहाँ पे कांस्टेंट टाइम पे ऑपरेशन हो रहा था। हमने ये समझा था कि अगर हमारे पास ये इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, हमने इसकी लेनी है कि जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट इज़ n-1, इसमें से हमने माइनस कर देना है इस चीज़ को i + 1 को, और इसके अंदर हमने ऐड कर देना है +1 ऐड करना है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है n-1 - i -1 + 1, ये आपस में कैंसिल हो जाए तो हमारे पास n-1 रह गया है और इसमें से हम माइनस जो है वो i रह गया। अब इसको चूँकि हमारे पास जो आउटर लूप थी उसके लिए हमने सॉल्व करना है, तो अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है कि i स्टार्ट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 0 अप टू n-2 तक है और यहाँ पे हमारे पास n-1 माइनस हमारे पास i है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको थोड़ा दोबारा राइट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये आ गया था i फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 0 अप टू n-2 तक था और इसी तरह हमारे पास n-1 था और इसमें से माइनस हमारे पास आया था। अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये 2 बन जाएंगी। i स्टार्ट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 0 अप टू n-2 तक है और यहाँ पे n-1 है, माइनस i फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 0 अप टू n-2 और ये हमारे पास i आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो है आ जाएगा n-1 बाहर आ जाएगा और इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी n-2। इसके अंदर हमने -0 करना है और प्लस इसके अंदर हमने 1 कर देना है इस चीज़ के अंदर। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं ये फर्स्ट वाली को, तो हमारे पास ये आता है n-1 इंटू n-2 + 1 और ये हमारे पास बन जाएगा n-1 का स्क्वायर। तो ये फर्स्ट वाली हमारे पास बन गई है n-1 का स्क्वायर। तो हम थोड़ा सा इसको दोबारा रीराइट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये बन गया था n-1 का स्क्वायर माइनस i फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अप टू, हमारे पास ये 0 से स्टार्ट हो रही है और n-2 तक जा रही है और यहाँ पे हमारे पास जो है वो i है। जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो इसकी एक्सपेंशन के लिए हमारे पास क्या होगा कि हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है कि n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय हमारे पास 2 आ जाएगा। यहाँ पे n की जो वैल्यू है ये हमारे पास है n-2 और यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा n+1 सॉरी n-1 और ये हमारे पास जो है वो डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो अब तक हमारे पास जो इक्वेशन बन गई है, तो ओवरऑल जो इक्वेशन बनेगी वो हमारी होगी n-1 का स्क्वायर, इसमें से हमारे पास माइनस है n इंटू n -2 सॉरी ये दिस इज़ n इंटू n-1 और यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिवाइड बाय 2 आ गया। इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास अभी तक जो आंसर आया था ये हमारे पास था कि n-1 का स्क्वायर था, माइनस हमारे पास था n-1 n-2 और डिवाइड बाय हमारे पास 2 था। अब हम इसमें से पूरे में से n-1 कॉमन ले लेते हैं। n-1 कॉमन लिया तो हमारे पास ये बच गया, इसका हम एलसीएम भी 2 ले लेते हैं तो बाकी बच गया 2n माइनस हमारे पास 2 है और इसमें से हमारे पास बच गया -n और यहाँ पे हमारे पास जो है वो +2 हो जाएगा और ये हमारे जो हैं वो दोनों आपस के अंदर कट जाएंगे। तो जब ये दोनों कटेंगे तो हम इसको कर लेते हैं n-1 और यहाँ पे हमारे पास जो है वो बाकी बच गया है, ये 2n में से n गया n/2। तो इन जनरल इसकी जो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी वो बन जाएगी n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2।
इसको हम ज़रा थोड़ा सा क्लियर लिख लेते हैं वाइट बोर्ड के ऊपर, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। वाइट बोर्ड के अंदर इसको सॉल्व करने के लिए हम जो है वो इसको यूज़ कर लेते हैं जहाँ पे हम इसको राइट कर सकें, ताकि आपको इसकी क्लियर कट समझ आ जाए। तो हमारी जो आउटर लूप थी वो स्टार्ट हो रही थी आई फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 0 अप टू n-2 तक जा रही थी। इसी तरह हमारी जो इनर लूप थी जे स्टार्ट हो रही थी फ्रॉम द वैल्यू ऑफ i और +1 से और अप टू ये जा रही थी n-1 तक, और इसके अंदर हम कोई कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर रहे थे। अब इस चीज़ को हम एक्सपेंड करते हैं, इस इनइक्वालिटी को एक्सपेंड करते हैं। इसको एक्सपेंड करने के लिए हम सबसे पहले इसको एक्सपेंड करेंगे, फिर हम इसको करेंगे। तो अगर मैं ये वाली इसको सॉल्व करूं, पहले जे स्टार्ट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ i +1 अप टू n-1 है, इसको मैं एक्सपेंड करना चाहता हूँ। तो इसको एक्सपेंशन करने के लिए जो अपर लिमिट है n-1, इसमें से माइनस हो जाएगा i +1, और इसमें हमने कहा था +1 आपने ऐड करना है। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा -i -1 +1 -1 +1 कट के, तो ये हमारे पास बच गई है n-1 -i। तो अब चूँकि हमने आउटर समीशन अप्लाई करनी है इस पर, तो आउटर हमारे पास ये थी i स्टार्ट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 0 अप टू n-2 तक जाएगी, n-1 और माइनस मेरे पास i है। इस चीज़ को हम राइट कर सकते हैं i स्टार्ट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 0 i स्टार्ट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 0 अप टू n-2 n-1 माइनस, हमने इस सबमिशन को इस पर भी अप्लाई कर दिया, इस पर भी कर दिया। i स्टार्ट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 0 अप टू n-2 और यहाँ पे हमारे पास i है। यहाँ से मैंने n-1 को बाहर ले गया हूँ, बाकी मेरे पास जो है वो सिर्फ ये बच गई है कि i स्टार्ट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 0 अप टू n-2। अब इसके लिए मैं ये करूँगा कि अपर लिमिट कौन सी n-2, इसमें से मैंने माइनस करनी है लोअर लिमिट और इसमें +1 ऐड करना है। और इसी तरह मेरे पास जो सेकंड वाली है अभी फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ। अब ये जो मेरे पास इक्वेशन बनेगी ये बन जाएगी n-1, और यहाँ भी मेरे पास क्योंकि ये -2 +1 है तो ये बन जाएगा n-1। तो इसको हम राइट कर सकते हैं कि ये n-1 का स्क्वायर है, और इसमें से चूँकि माइनस हमारे पास हो रही थी i फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 0 अप टू n-2, और ये कहाँ तक हमारे पास ये थी, इसके अंदर आया था। अब चूँकि हमने ये पढ़ी हुई है कि अगर हमारे पास इस तरह से हो इनक्वालिटी कि जिसके अंदर मुझे i फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 0 अप टू जाए मेरे पास n-1 तक जाए और यहाँ पे आए हो, तो इसको फिर हम राइट कर सकते हैं n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 हम राइट कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसको भी एक्सपेंड करते हैं। ये जो ऊपर मेरे पास इक्वेशन थी, इक्वेशन ये थी कि n-1 का स्क्वायर माइनस i स्टार्ट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 0 अप टू n-2, और यहाँ पे मेरे पास i है। जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो ये मेरे पास n-1 का स्क्वायर इसी तरह रहेगा, तो ये आ जाएगा n-2 इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब हम ये करते हैं कि इस पूरी इक्वेशन में से n-1 जो है वो इसको कॉमन ले लेते हैं, बाकी मेरे पास बच जाएगा n-1 माइनस n-2 डिवाइड बाई 2। अब इन दोनों में से मैं एलसीएम ले लेता हूँ 2, तो n-1 जब मैं इसका एलसीएम लूँगा 2 तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 2n माइनस n, और ये मेरे पास हो जाएगा -n, और ये मेरे पास सिंबल जो है ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस मेरे पास 2 आ जाएगा। अब 2n माइनस और ये दिस वन है 2, तो मैंने क्या किया है कि मैंने इसको और प्लस और माइनस दोनों को कैंसिल कर दिया है, तो ये मेरे पास बाकी बच जाएगा n-1, और यहाँ से 2n में से n निकालूंगा तो n/2, तो ये इन जनरल हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगी। अब इस चीज़ को भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं कि मैं ये कहूँ कि ये इक्वेशन बन गई है n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई 2। हमने ये कहा था कि कांस्टेंट को हम इग्नोर कर देते हैं। अगर हमने इसका जो ग्रोथ रेट है वो वर्स्ट केस के अंदर चेक करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट्स को इग्नोर कर देंगे। तो ये हमारे पास बाकी बच जाएगी फिर अप्रॉक्सीमेटली इज़ इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n। फिर हमने ये भी कहा था कि जो लोअर टर्म्स हैं इनको हम इग्नोर कर देंगे, तो हम करेंगे अप्रॉक्सीमेटली ये ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हमारे पास एल्गोरिथम है। तो ये हमने ये देखा कि अगर हमने ये चेक करना हो कि क्या हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो यूनिक हैं कि नहीं है गिवन अरे के अंदर, तो जो हमारे पास एल्गोरिथम बना है इसका जो टाइम आया है ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आया। अब हम जो थर्ड एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे उसके अंदर हम ये देखेंगे कि अगर मेरे पास एल्गोरिथम इस तरह से हो कि 2 मैट्रिसेस दी गई हैं, 2 मैट्रिसेस को मैंने मल्टीप्लाई करना है। अब मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार ये होता है कि इसकी हमने रोज़ लेते जाना है, इसके कॉलम्स लेते जाना है। इसकी रोज़ हमारे पास आ जाएंगे, इसके कॉलम्स आ जाएंगे, और हमने इसी तरह ये जो सी अरे होगी इसकी एंट्रीज को फिल कर देना। फर्स्ट पे हमारा जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आ जाएगा, इसी तरह जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आ जाएगा, तो इस तरह हमारे पास इसकी एंट्रीज जो हैं वो फिल होती जाएंगी।
अब इसके लिए हमने अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो, इसका हमने एल्गोरिथम लिखना हो, तो एल्गोरिथम हम देखते हैं कि इसका एल्गोरिथम को किस तरह से राइट कर सकते हैं। तो ये हम नेक्स्ट हम ये पढ़ते हैं कि एल्गोरिथम अगर हमने राइट करना हो एग्जांपल 3 के अंदर हमें गिवन दो मैट्रिसेस हैं जो n बाई n है, और हमने एक जो C मैट्रिक्स है इसको हमने लेना है कि C के अंदर हमने दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा ये आंसर हमने यहाँ पे C मैट्रिक्स के अंदर स्टोर करना है। इसके लिए हमें इन दोनों का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट लेने के लिए हम जो एल्गोरिथम इसका राइट करते हैं कि इनपुट हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं A और B, इससे हमने C कंप्यूट करनी है। तो इसके लिए I जो हमारा इंडेक्स होगा ये 0 से n-1 तक जाएगा, इसी तरह J होगा वो भी 0 से n-1 तक जाएगा। इसके बाद हमने चूँकि जो C रे है उसको शुरू के अंदर हर एलिमेंट को हमने 0 फिल कर देना है। बाद के अंदर हम ये करेंगे कि हमने एक K लिया, K भी 0 से n-1 तक जाएगा, क्योंकि हमने जो नई रे बनानी है उसके हर एलिमेंट्स को हमने फिल करना है कि मेन फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे फिल करनी है। तो फिर हम ये कह देंगे कि C ऑफ i j इसको वैल्यू साइन कर दो, जो भी C ऑफ i j की पुरानी वैल्यू है प्लस जो हमारे पास A ऑफ i k है और B ऑफ k j है, इनको मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम इसकी इक्वेशन राइट करें, इसका एनालिसिस परफॉर्म करें तो हमारे पास 3 लूप्स हैं, तो हम 3 सबमिशन लगाएंगे। ये हमारी फर्स्ट वाली I स्टार्ट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 0 अप टू n-1 तक जाएगी। इसी तरह जो सेकंड वाली है ये हमारी J स्टार्ट होगी फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 0 n-1 तक जाएगी, K भी हमारी 0 से स्टार्ट होगी अप टू n-1 तक जाएगी, और इसके अंदर हमको कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसको भी हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ये एल्गोरिथम हो तो इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके सोल्यूशन के लिए भी हमने जो इक्वेशन दी थी, हम इस इक्वेशन को रीराइट कर लेते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास इस तरह से थी, I स्टार्ट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 0 अप टू n-1, इसी तरह J स्टार्ट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 0 अप टू n-1, और K हमारे पास था 0 से n-1, और इसके अंदर हमको कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे थे। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसका जो हमारे पास आंसर आता है कि अगर मेरे पास ये लिखा हो K फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 0 अप टू n-1 तक हो और यहाँ पे 1 हो, तो हमने कहा था कांस्टेंट टाइम के लिए हम ये करेंगे, ये टोटल जो अपर लिमिट है उसमें से लो लिमिट माइनस कर देंगे और इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये मेरे पास इन जनरल n बन जाएगा। तो अब मैंने जो सॉल्व करना है वो इसको सॉल्व करना है कि I स्टार्ट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 0 अप टू n-1, J स्टार्ट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 0 अप टू n-1 और n, इसको मैंने सॉल्व करना है। अब इसके लिए मैं इस पार्ट को सॉल्व करूँगा। तो इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए मैं ये करूँगा कि इसमें से J स्टार्ट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 0 n-1, और यहाँ पे मैं n को बाहर ले आऊँगा और यहाँ पे मेरे पास 1 आ जाएगा। अब मुझे ये भी पता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, तो मैं कहूँगा n इंटू, और ये मेरे पास है n-1, इसमें से मैंने -0 करना है, +1 करना है, तो ये भी मेरे पास क्या बन जाएगा, n इंटू n बन जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा n² आ जाएगा। अब मेरे पास एक बच गई है सबमिशन जो है वो लास्ट वाली, तो मैंने अब इसको सॉल्व करना है कि I स्टार्ट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 0 अप टू n-1, और यहाँ पे n² है, इसमें से n² मैं बाहर ले आता हूँ। I स्टार्ट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 0 अप टू n-1, यहाँ पे मेरे पास 1 है। अब इसको मैंने सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए n², और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा n-1 प्लस 0 -0 प्लस 1। तो ये इसको हम इस तरह से राइट कर लेंगे। तो ये मेरे पास -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा n² इंटू n, और ये मेरे पास जो है वो n⁻³ आ गया। तो इसको एल्गोरिथम को हम कहते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो एल्गोरिथम है, ये हमारा ऑर्डर ऑफ n⁻³ या क्यूबिक टाइम के अंदर ये एल्गोरिथम जो है ये रन होगा। अब हम देखते हैं एक और एल्गोरिथम देख लेते हैं जल्दी से, और इसके बाद आज का लेक्चर हम कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल 4 है। एग्जाम्पल 4 के अंदर हमने ये करना है कि हमने काउंट करना है कि फॉर एग्जाम्पल कोई गिवन नंबर है, मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल नंबर मेरे पास है 2 है, तो 2 के मेरे पास बाइनरी डिजिट कितने बनेंगे, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 1 0, तो मेरे पास कितने डिजिट बन गए, 2 डिजिट बन गया। अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल होता 15 होता, तो 50 को 2 7, यहाँ पे 1 आ जाना था, 2 3 1 2 1 1, तो इसके टोटल जो डिजिट आने थे 1 1 1, ये मैं कहता हूँ टोटल जो डिजिट हैं वो बाइनरी डिजिट 4 है। हमने इसके अंदर ये करना है कि कोई भी हमें गिवन नंबर हो तो हमने काउंट करना है उसके डिजिट कितने होंगे। तो डिजिट काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने कोई गिवन नंबर दिया गया होगा, हम काउंट को स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 1, और उसके बाद हमने तब तक करते रहना जब तक हमारा नंबर जो है 1 से ग्रेटर है। हर दफ़ा हमने काउंट को 1 से इंक्रीज़ करना है, और n की जो वैल्यू है हमने n की वैल्यू को इंक्रीज़ कर और डिक्रीज़ कर देना है बाय द फैक्टर ऑफ 2। तो हम इसकी वैल्यू को फैक्टर ऑफ 2 से डिक्रीज़ करते जाएंगे। तो ये अगर मैं इसको ये राइट करूँ
तो इसके लिए मेरे पास ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नंबर लेता हूँ 15 लेता हूँ जो मैंने एग्जांपल के अंदर लिया। 15 के लिए मैंने सबसे पहले काउंट के अंदर जो है मैंने 1 स्टोर कर लिया, ये मेरा काउंट है। फिर मैंने क्या किया, जब तक ये नंबर 1 नहीं होता क्या काम करना है, काउंट के अंदर एक इंक्रीज़ कर देना है। तो मैंने काउंट के अंदर 2 कर दिया और मैंने n की वैल्यू को क्या करना है, हाफ़ कर देना है। तो हाफ़ इसकी कितनी होगी, 7 है। और ये हमारे पास जो सीलिंग वैल्यू आएगी, इसकी जो लोअर लिमिट है वो वैल्यू आएगी मीन। मैंने अगर किसी चीज़ के नंबर का सील लेना होता तो इस सिंबल से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मैंने क्या करना है, दोबारा आना है, काउंट की वैल्यू मैंने 3 कर देनी है और इसके बाद मैंने ये करना है कि इसको मैंने हाफ़ कर देना है। अब इसको मैं जब हाफ़ करूँगा तो हाफ़ करने के लिए नेक्स्ट जो नंबर है मेरे पास वो आ जाएगा कि इसका 3 आ जाएगा। इसके बाद मैंने फिर इसको हाफ़ करना है, सॉरी ये मेरे पास जो काउंट है, काउंट 2 से मेरे पास क्या हो गया, 3 हो जाएगा। फिर मैंने नेक्स्ट टाइम भी इस नंबर को हाफ़ करना है तो इसको हाफ़ करूँगा तो मेरे पास 1 रह जाएगा और मेरे पास जो काउंट है ये काउंट 4 हो जाएगा। अब जब मैं दोबारा से चेक करूँगा तो n की वैल्यू चूँकि मेरे पास 1 हो चुकी है तो ये लूप जो है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो मेरे पास जो काउंट है इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 4 आ गई है। तो 15 की अगर हम बाइनरी भी बनाएं तो आप चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर टोटल जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं ये हमारे पास जो है वो 4 ही आते हैं कि 2 7 1 2 3 1 2 1 1। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ डिजिट जो हैं ये 4 हैं। अब हम देखते हैं इसकी हमारे पास कम्प्लेक्सिटी कितनी आती है। तो इसकी कम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास जो ये वाला तो ऑर्डर ऑफ़ 1 के अंदर है, ये हमारे पास लूप चलेगी और ये लूप कब से कब तक, कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो इसको हमने बेसिकली काउंट करना है। तो ये लूप कैसे चल रही है कि ये किसी नंबर को लेती है और हर दफ़ा उसको क्या कर देती है, हाफ़ कर देती है। मीन जो भी नंबर होगा ये हमारा हर दफ़ा हाफ़ होता जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास नंबर है, एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मेरे पास नंबर 16 है तो ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम पे 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और मेरे पास 1 हो जाएगा। मीन इसका जो अगर मैं देखूं तो ये 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम इस तरह करके मेरे पास ये चलेगा। अगर हम इन दोनों की रिलेशनशिप देखें कि 1 2 4 8 16 और यहाँ पे मैं लिख दूँ कि 1 2 3 और 4, तो ये नंबर जो हैं ये बेसिकली इन नंबर्स का लॉग है। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई गिवन नंबर n हो तो मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ 2 रेज़ की पावर k के अंदर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसको हर दफ़ा क्या किया है, डिवाइड किया है बाय द वैल्यू ऑफ़ 2, इसको डिवाइड कर दिया है। अब इस केस के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ लॉग ऑफ़ n इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ़ 2 पावर k मेरे पास है। अब मुझे पता है कि मैं पहले लेके आ सकता हूँ, तो log बेस 2 ऑफ़ 2 मेरे पास कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो मैं कहता हूँ k इज लॉग ऑफ़ मेरे पास n है। तो ये जो हमारा एल्गोरिथम है इन जनरल, ये जो रन करेगा एल्गोरिथम, तो ये एल्गोरिथम रनिंग टाइम जो है हमारे पास ये आ जाएगा ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ n हमारे पास आ जाएगा कि जो भी नंबर है उसका अगर हम लॉग लेंगे तो इसके ये इक्विवेलेंट आ जाता है। आज हमने ये देखा कि 3-4 एल्गोरिथम देखे हमने, उसके अंदर हमने सबसे पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया, फिर हमने इसके एल्गोरिथम डिज़ाइन किए, देन लास्ट पे हमने इनका जो एनालिसिस है वो परफॉर्म करके देखा है कि ये इसका हम एनालिसिस किस तरह से कर सकते हैं और एनालिसिस के बाद हम रनिंग टाइम कम्प्लेक्सिटी को किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं।